हेलो, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर जो है वो है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, जिसके अंतर्गत अपन ने जल अवशोषण की क्रियाविधि, उसको प्रभावित करने वाले कारक, सक्रिय निष्क्रिय, ये सब पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का अंतिम बिंदु या लास्ट टॉपिक अपन कह सकते हैं, रसारोहण के बारे में आज अपन बात करेंगे। वास्तविक तौर पे रसारोहण क्या है, तो पारिभाषिक तौर पे हम यदि रसारोहण को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पादप है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है कि पौधों की जड़ों के द्वारा यानी कि रूट वाले पार्ट पे स्थित जो मूलरोम है वो जल का अवशोषण करते हैं, और जल का अवशोषण करने के पश्चात ये जो जल है वो जाइलम से होता हुआ पादप के शीर्ष भागों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ एक जो मेन बात जो अपने को याद रखनी है वो ये, जो अपने को अपने आंसर में शामिल करनी है वो ये कि गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में, अर्थात पादपों में जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल का गुरुत्वीय बल के विपरीत या विरुद्ध पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचने की क्रिया या घटना रसारोहण कहलाती है। और रसारोहण की जो प्रक्रिया है उसमें पादप का महत्वपूर्ण दृढ़ोतक, जिसको हम कह सकते हैं, जाइलम भाग लेता है। इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग भी किया गया है। एक पादप है जिसका नाम है बालसम, पादप का नाम है बालसम। बालसम जो पौधा है, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ इसके ऊपर जो पत्ती लगी हुई होती है, इस पत्ती का संपूर्ण रंग तो होता है हरा, लेकिन यहाँ जो इसकी शिराएँ होती हैं, मध्य शिरा है या पार्श्व शिराएँ है, ये जो शिराएँ हैं ये तुलनात्मक हल्के रंग की होती हैं, और हल्के रंग में भी हम लगभग इनको सफ़ेद या क्रीम कलर की मान सकते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया है कि इसकी एक पत्ती समेत एक टहनी ली, उस टहनी को एक बीकर में रखा गया और उस बीकर में जल के अंदर एक अभिरंजक मिलाया गया जिसका नाम है सेफ्रेनिन। क्या नाम है? सेफ्रेनिन। जल में सेफ्रेनिन मिलाने पर जल का रंग हो गया गुलाबी। थोड़ी देर पश्चात या कुछ समय पश्चात वैज्ञानिकों ने देखा कि जो इसकी शिराएँ थीं, इन शिराओं का रंग भी गुलाबी हो गया। शिराओं का रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। बाद में इस टहनी को बाहर निकाल करके इसकी टहनी का एक टीएस यानी कि एक अनुप्रस्थ काट काटा गया। अनुप्रस्थ काट करके जब देखा गया तो उसमें पता लगा कि जो जाइलम वाला पोर्शन है वो गुलाबी रंग का हो गया, अर्थात जहाँ जल होकर के गया वो कौन सा ऊतक था? वो था जाइलम। तो इससे सिद्ध होता है कि दारू ऊतक, या जिसको आप जाइलम कह सकते हैं, वही रसारोहण के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात आती है ये कि ऊंचे ऊंचे जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं उसमें जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है। तो इस क्रिया को समझाने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, और उन सभी मतों को 3 कैटेगरी यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग है वो है जैविक बल सिद्धांत। कौन सा है? जैविक बल सिद्धांत। और इस जैविक बल सिद्धांत को आप इंग्लिश में कह सकते हैं वाइटल फोर्सेस थ्योरी। वाइटल फोर्सेस थ्योरी में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो है गॉडलेवेस्की। वैज्ञानिक का नाम क्या है? गॉडलेवेस्की। गॉडलेवेस्की नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो जड़ों के अंतर्गत, कल अपन ने डायग्राम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है और उसके ठीक नीचे मृदुतिकीय कोशिकाओं से निर्मित विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है जिसको हमने नाम दिया था वल्कुट। तो गॉडलेवेस्की ने क्या कहा कि जो मृदुतिकीय क्षेत्र जो होता है, जो कि वल्कुटीय कोशिकाएं होती हैं, ये मृदुतिकीय होती हैं, और साथ में हम ये कह सकते हैं कि कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित। और इनका मूल कार्य होता है संचय करना, तो ये जल का संचय करके रखती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इन कोशिकाओं में स्पंदन की प्रक्रिया होती है, और उसी स्पंदन की प्रक्रिया के कारण, यानी कि जब ये स्पंदित होती हैं तो उसी प्रक्रिया के कारण इनमें भरा हुआ जो जल है वो जाइलम में, वाहिकाओं में पहुंच जाता है, और जाइलम वाहिकाओं में ऊंचाई तक चढ़ जाता है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए भारतीय पादपकारिकी के जनक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सर J.C. बोस, या बसु भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। उन्होंने एक अपने उपकरण इलेक्ट्रिक प्रोब या विद्युत प्रोब की सहायता से ये दर्शाया कि वास्तविक तौर पर स्पंदन जैसी एक घटना कोशिकाओं में घटित तो होती है, परंतु वास्तविक बाद में वैज्ञानिकों ने जब इसका और विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तो इन्होंने कहा कि कोशिकाओं में जैविक
क्रियाओं के आधार पर जल का प्रवाह तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पर ये स्पंदन की वजह से इतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता या इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता कि ऊंचे ऊंचे या सैकड़ों मीटर ऊंचे विशाल वृक्षों में भी जल का ऊपर तक पहुंचाया जा सके। तो वर्तमान समय में जैविक बल जो सिद्धांत हैं जो इन वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, वो अभी फिलहाल मान्य नहीं है। इसके बाद में जो दूसरा वर्ग आता है वो आता है अपना मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत का संबंध है, वैज्ञानिक हैं स्ट्रॉसबर्गर। वैज्ञानिक का क्या नाम है? स्ट्रॉसबर्गर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी लगभग इन्हीं की ही बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और एक तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने ये कहा कि जब मूल रोम कोशिकाओं द्वारा जल अवशोषित किया जाता है तो वलकुट की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि ये मान लीजिए एक वलकुटीय कोशिका का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये सपोज कीजिए वलकुटीय कोशिका है। इस वलकुटीय कोशिका के द्वारा जब जल संचित कर लिया जाता है तो कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर की ओर स्फीति दाब के रूप में एक दाब लगाया जाता है और उसी प्रकार का एक दाब कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर से अंदर की ओर लगाया जाता है। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जल अवशोषण के पश्चात जब ये कोशिकाएं जल ग्रहण कर लेती हैं या जल एकत्र कर लेती हैं तो इनकी अवस्था जो है वो फूल करके स्फीत अवस्था में आ जाती हैं और ये अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त करने के लिए कोशिका भित्ति द्वारा इन पर एक दाब लगाया जाता है और उसी दाब के कारण इनमें भरा हुआ द्रव या जिसे हम कोशिका रस कह सकते हैं या कोई भी रस कह सकते हैं, वो यहाँ से निकल करके जाइलम की वाहिकाओं में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है और इसी को ही उन्होंने नाम दिया मूल दाब। मूल दाब का बाद में वैज्ञानिकों ने, अच्छा मूल दाब का अगर अपन मापन करना चाहें तो इसके लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसका नाम है मैनोमीटर। तो वैज्ञानिकों ने मैनोमीटर की सहायता से कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न जो मूल दाब था इसका जब मापन किया तो मापन में इसकी जो वैल्यू आई वो आई लगभग 2 वायुमंडलीय दाब। कितनी आई? 2 वायुमंडलीय दाब। अब 2 वायुमंडलीय दाब की सहायता से कुछ हद तक, यानी कि लगभग 5 से 10 मीटर ऊंचाई तक या 20 से 30 फीट ऊंचाई तक जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। लेकिन सैकड़ों मीटर ऊंचे, यानी कि लगभग 200-300 फीट ऊंचे जो वृक्ष हैं उनमें इस मूल दाब के द्वारा जल के ऊपर या चढ़ने या रसारोहण की प्रक्रिया को समझाना संभव नहीं है। अतः वर्तमान में मूल दाब सिद्धांत भी मान्य नहीं है। अब जो रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए जो वैज्ञानिकों ने तीसरा जो मत दिया, यानी कि जो तीसरे वर्ग को रखा गया, उसमें रखा गया भौतिक बल सिद्धांत। कौन से रखे गए? भौतिक बल सिद्धांत। अब भौतिक बल सिद्धांत के अंतर्गत भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने, किसी ने अंतःचूषण के आधार पर समझाया, किसी ने सहसंजन बल के आधार पर समझाया, किसी ने कैपिलरी यानी कि केशिकात्व के गुण के आधार पर समझाया। परंतु इसी वर्ग के अंतर्गत सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत दिया गया वो वैज्ञानिक थे डिक्सन व जॉली। वैज्ञानिक का क्या नाम था? डिक्सन, और दूसरे वैज्ञानिक थे इनके साथ में जॉली। इन दोनों के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम रखा गया वाष्पोत्सर्जनाकर्षण, यानी कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल भी जिसको हम कह सकते हैं, खिंचाव बल व सहसंजन बल सिद्धांत। सहसंजन बल सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी, यानी कि सहसंजन बल सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा? डिक्सन व जॉली के द्वारा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ इसके लिए एक अपन छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। एक प्रारूपिक चित्र मैंने यहाँ बनाया है। ये तना, ये पौधे की जड़ का भाग, ये यहाँ एक शाखा निकली हुई है जिससे एक पत्ती है। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो ये मूल रोम है जो कि मृदा विलयन में उपस्थित है। यहाँ अंदर ब्लू कलर से जो मैंने लाइन दिखाई गई है ये जाइलम की वाहिकाएं हैं, क्योंकि हमें पता है अभी बालसम प्रयोग वाले के अंतर्गत हमने सिद्ध किया है कि जो रसारोहण की क्रिया में मूल रूप से जो ऊतक भाग लेता है वो कौन लेता है? जाइलम। और जाइलम में भी जाइलम वाहिकाएं रसारोहण के लिए मूल रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो पत्ती है, ये पत्ती के अंतर्गत जो शिराएं हैं इनमें भी जाइलम की वाहिनिकाएं छोटे छोटे स्वरूपों में आगे व्यवस्थित होती हैं। ये पर्ण मध्योतक है जो कि अंदर की ओर मृदुतक के रूप में उपस्थित होता है। पत्ती के किनारों पर ये रंध्र उपस्थित हैं। अब आपको पता है कि रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर निकाला जाता है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और ये प्रक्रिया दिन के समय भी होती है और कुछ पादपों में सदैव चलती रहती है, यानी कि ज़्यादा अधिकांश पादपों में रात्रि के समय रंध्र बंद होते हैं और दिन के समय खुले रहते हैं। तो अगर दिन के समय की हम बात करें तो दिन के समय में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब होता क्या है,
कि जैसे ही यहाँ की कोशिकाओं से जल वाष्प के रूप में निकला तो इन कोशिकाओं की डीपीडी यानी कि इन कोशिकाओं की विसरण दाब न्यूनता का मान बढ़ जाता है। अब इनकी विसरण दाब न्यूनता का मान जैसे ही बढ़ेगा तो ये अपने आसपास की कोशिकाओं से जल को ग्रहण करेंगी। तो जल को ग्रहण करने के पश्चात अंतिम तौर पर यहाँ जो शिराएं हैं उनमें उपस्थित वाहिनिकाएं हैं, उन वाहिनिकाओं से जल ग्रहण किया जाएगा। तो जैसे ही जल के अणु वाहिनिकाओं से बाहर निकलेंगे तो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम खिंचाव बल या जिसे हम कह सकते हैं तनाव बल या एक निर्वात टाइप की स्थिति पैदा होती है, जिसकी पूर्ति के लिए पीछे से जल आता है। यहाँ से जल आएगा तो यहाँ उत्पन्न होगी, तो यहाँ इस जगह को पूर्ति करने के लिए पीछे से आएगा। तो इस प्रकार से पत्ती की शिराओं से लेकर के पर्णवृंत, पर्णवृंत से शाखा, शाखा से मूल तने और मूल तने की जाइलम वाहिनिकाओं से होता हुआ ये जो वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल है वो इस प्रकार से होता हुआ अंत में मूल तक पहुंचता है। अब ये जो खिंचाव बल है मूल तक पहुंचता है तो जिसकी वजह से जल के अणुओं को ऊपर खींचा जाता है। जल के अणु जब ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये जल स्तंभ जो कि यहाँ सतत रूप में पाया जाता है ये टूटता नहीं है, ये नहीं टूटता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सहसंजन बल। सहसंजन बल का सीधा सीधा मतलब होता है समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बल। जैसे कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पर आपको पता है पॉजिटिव आवेश होता है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो जल के अणु हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। और इस बल का मान इतना ज़्यादा होता है, यानी कि जिसकी अगर अपन तुलना करें तो लगभग ये 40 से लेकर के 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। तो इसके कारण ये जो जल स्तंभ है वो सतत रूप से बना हुआ रहता है। तो जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल उत्पन्न होता है, और दूसरा जल के अणु जो सतत जल स्तंभ के रूप में यहाँ पाए जाते हैं सतत रूप से मूल रोम से लेकर के लगातार ऊपर की ओर खींचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ चूंकि वाहिनिकाएं या जाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो सभी मृत हैं, लिग्निफिकेशन की वजह से मृत होती हैं, और यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती क्योंकि पूरी तरह से ये निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। और मूल जो दो कारण हैं इसके वो क्या हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल जिसकी वजह से जल ऊपर खिंचता है, और सतत स्तंभ के रूप में किसकी वजह से? सहसंजन बल की वजह से। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि सहसंजन बल के साथ साथ वाहिनिकाओं के अणु या वाहिनिकाओं की भित्ति और जल के अणुओं के बीच भी आकर्षण बल लगता है, आसंजन बल, जो कि इस जल स्तंभ को निरंतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल व सहसंजन बल सिद्धांत की सहायता से, जो कि डिक्सन व जोली द्वारा प्रतिपादित है, उसकी सहायता से हम लगभग सही प्रकार से रसारोहण की क्रिया समझा सकते हैं। तो इसके साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे पादपों में खनिज पोषक तत्वों के उनके खनिज पोषण की। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।